7वीं सदी ईस्वी का अरब। जरा तसव्वुर करें एक ऐसे वक्त का जब बज़ाहिर छोटे छोटे अलग थलग वाक़यात ने मिलकर तारीख़ के सबसे बड़े और फैसलाकुन टकराव की बुनियाद रख दी। इस तारीख़ी जायज़े में हम देखेंगे कि आखिर कैसे महज एक तिजारती काफ़िले ने एक ऐसी ज़बरदस्त जंग को जन्म दिया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। सबसे पहले ज़रा इन आदादो शुमार पर गौर करें। 313 के मुकाबले में 1000 अफराद, ये कोई आम सी बात नहीं है। ये तो बिल्कुल डेविड और गोलाइद जैसी एक क्लासिक दास्तान लगती है ना, जहां एक छोटी निहत्ती सी जमात के सामने एक इंतहाई ताकतवर जंगी मशीन खड़ी है। और सच पूछें तो यही वो बहुत बड़ा फर्क है जो इस पूरी कहानी को इतना सनसनीखेज बनाता है। और इस सब की शुरुआत होती है इस अजीम तिजारती काफिले से। अब देखें, ये सारा मामला शुरू हुआ शाम से वापस आने वाले एक बहुत बड़े तिजारती काफिले की वजह से। और जब हम बहुत बड़ा कहते हैं तो इसका मतलब है पूरे 1000 ऊंटों पर मुश्तमिल काफिला, जिसमें मक्का के हर सरदार का सरमाया लगा हुआ था, यानी बेपनाह दौलत। दूसरी तरफ मदीना में वो इब्तिदाई मुसलमान थे जिनकी गिनती बमुश्किल 313 थी। ये वो लोग थे जिन्हें अपना घर-बार और जायदादें मक्का में ही छोड़ने पर मजबूर किया गया था। तो उनके नज़दीक इस काफिले को रोकना अपने छीने गए माल का एक बिल्कुल जायज़ मुआवजा था। और उनके पास ना तो कोई घोड़े थे और ना ही कोई जंगी ज़िराहें। लेकिन इस काफिले का लीडर अबू सुफियान कोई आम आदमी नहीं था। वो बेहद होशियार था। जैसे ही उसे किसी खतरे की भनक पड़ी, वो फौरन अपने काफिले से आगे निकलकर खुद जासूसी करने लगा। और किसी भी मुमकिना हमले से बचने के लिए उसने कमाल ज़हानत से काफिले का रास्ता ही बदल दिया और उसे समंदर के साथ साथ एक महफूज साहली रास्ते पर डाल दिया। जासूसी और जंगी हिकमत अमली। अब इस दौर में इंटेलिजेंस कैसे काम करती थी, ये वाकया उसकी एक शानदार मिसाल है। ये किसी जासूसी फिल्म के सीन से कम नहीं। अबू सुफियान ने पहले तो एक मकामी कुएं पर लड़कियों से बात की जो किसी काफिले के गुजरने का जिक्र कर रही थीं। फिर उसने उस जगह का बारीक बीनी से मुआयना किया जहां 2 मशकूक सवार रुके थे। और सबसे हैरानकुन बात, उसने वहां पड़े ऊंट के फजले को तोड़ा और उसके अंदर से खजूर की गुठलियां निकाली। अब चूंकि मक्का के लोग आम तौर पर ऊंटों को खजूर नहीं खिलाते थे, तो ये एक वाज़ेह सबूत था कि ये गुठलियां और ये ऊंट मदीना के हैं। ये मदीना की खजूरें हैं। मुहम्मद के आदमी हमारा पीछा कर रहे हैं। बस इस एक दरियाफ्त ने अबू सुफियान की नींदें उड़ा दी। इस खौफ की वजह से उसने फौरन एक हंगामी कासिद, जिसका नाम जमजम था, तेज तरीन ऊंट पर मक्का दौड़ाया ताकि जल्द अज जल्द फौजी मदद मंगवाई जा सके। और फिर मक्का में जंग की तैयारियां शुरू होती हैं, जहां खौफ और गरूर आपस में मिल जाते हैं। मक्का में जमजम की एंट्री किसी हाई वोल्टेज ड्रामे से कम नहीं थी। उसने जानबूझकर अपने ऊंट की नाक को काटा ताकि खून बहे, अपनी कमीज फाड़ डाली और काबा के बिल्कुल सामने खड़े होकर मदद के लिए चीखने लगा। इसने ये सब खौफ और अफरा-तफरी फैलाने के लिए किया था और उसका ये ड्रामाई अंदाज काम कर गया। पूरे शहर की क़यादत अपनी दौलत बचाने के लिए फौरन इकट्ठी हो गई। इस वक्त मक्का के अंदर नफ्सियाती दबाव अपने अरूज पर था। इस वाक़ये से सिर्फ 3 दिन पहले आतिका नामी एक खातून ने एक इंतहाई खौफनाक ख्वाब देखा था कि एक बड़ा पत्थर मक्का के हर घर से टकरा रहा है। अबू जहल जैसे सरदारों ने तो इस बात का खूब मजाक उड़ाया था, लेकिन फिर खून में लथपथ जमजम वहां पहुंच गया। अब ये उस बात का सबूत था कि खतरा बिल्कुल सर पर है। और यूं पूरी मक्का की फौज अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ वहां से रवाना हो गई। जरा इन दोनों फौजों का मुवाजना तो करें। एक तरफ मक्का की पूरी तरह से लैस जंगी मशीन है, 1000 लड़ाका, 200 घोड़े, वाफिर खुराक और उनका जोश बढ़ाने के लिए गाने वालियां भी साथ थीं। और दूसरी तरफ मुसलमानों की छोटी सी जमात, जिनके पास ना मुनासिब हथियार हैं, न ढालें हैं, और सच तो यह है कि कुछ के पास पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। और अहम बात यह है कि वो तो किसी बड़ी जंग के इरादे से निकले ही नहीं थे। जंग से एक रात कबल के वो फैसलाकुन लम्हात। ज़राए से हमें पता चलता है कि एक वक्त ऐसा आया जब तिजारती काफिला महफूज रास्ते से निकलने में कामयाब हो गया था। बनु हाशिम और बनु ज़ोहरा जैसे कबीले अब वापस मक्का जाना चाहते थे, लेकिन अबू जहल ने अपनी अना की खातिर मक्का की फौज को ताने दिए, उन्हें उकसाया और मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म करने पर मजबूर कर दिया। यानी काफिला तो बच गया था, लेकिन इस जंगी मशीन को अब कोई नहीं रोक सकता था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है। आप एक ऐसे दुश्मन फौज की गिनती कैसे कर सकते हैं जिसे आपने अभी तक देखा ही ना हो? यहाँ हमें मुसलमानों की मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक कमाल की मिसाल देखने को मिलती है। हुआ कुछ यूं
کہ جب مسلمانوں نے مکہ کی فوج کے 2 افراد کو پکڑا جو پانی بھرنے آئے تھے تو ان سے کوئی لمبی چوڑی تفتیش نہیں کی، بس یہ پوچھا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا 9 یا 10۔ اس ایک چھوٹی سی معلومات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حساب لگا لیا کہ اگر ایک اونٹ 100 آدمیوں کا پیٹ بھرتا ہے تو دشمن کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ کیا شاندار تجزیہ تھا یہ! اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم اس میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اس شدید بے سر و سامانی کی حالت میں انصار کی طرف سے وفاداری کا یہ اعلان ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس ایک جملے نے اس چھوٹی سی بظاہر کمزور نظر آنے والی مسلم فوج کے عزم کو فولاد میں بدل دیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں، غیر متزلزل ارادوں سے لڑی جاتی ہیں۔ بہترین جنگ حکمت عملی کے تحت ایک عریش تیار کیا گیا۔ یہ لکڑی اور کھجور کی شاخوں سے بنا ایک عارضی ہیڈ کوارٹر تھا جسے ایک اونچی جگہ پر بنایا گیا تاکہ پورے میدان جنگ پر نظر رکھی جا سکے، اور خدا نخواستہ اگر حالات خراب ہوتے تو وہاں سے مدینہ واپسی کا محفوظ راستہ بھی موجود تھا۔ یہ واقعی ایک زبردست اور دور اندیش اسٹریٹجک اقدام تھا۔ اور پھر صحرا کی ریت پر بالکل عین وقت پر بارش ہوتی ہے۔ تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ اس بارش کا کمال یہ تھا کہ اس نے مسلمانوں کے حصے کی ریت کو سخت اور جمع ہوا بنا دیا تاکہ ان کے قدم جم سکیں، جبکہ دوسری طرف دشمن کے لیے وہی زمین پھسلن والی بن گئی۔ اور تو اور اس بارش کی وجہ سے مسلمانوں کو جنگ سے پہلے ایک پرسکون نیند لینے کا موقع بھی مل گیا۔ عرب آخری ٹکراؤ، میدان بدر کا مارکا۔ جنگی حکمت عملی کا یہ موازنہ بہت حیران کن ہے۔ مکہ کی فوج نے اپنا روایتی طریقہ اپنایا، وہی دایاں بازو، بایاں بازو اور مرکز۔ اس کے بالکل برعکس چھوٹی مسلم فوج نے ایک انتہائی غیر روایتی قدم اٹھایا۔ انہوں نے اپنی تمام تر قوت کو ایک سیدھی دیوار کی طرح جڑی ہوئی صف میں کھڑا کر دیا۔ اس ایک سیدھی لائن نے ان کی دفاعی پوزیشن کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ میدان جنگ کا ایک اور منظر جو سیدھا دل پر لگتا ہے، 2 بالکل ناتجربہ کار لڑکے، ایک 17 سال کا اور دوسرا 20 سال کا، وہ میدان میں ایک انتہائی تجربہ کار جنگجو عبد الرحمن بن عوف کی طرف مڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں ابو جہل کہاں ہے؟ ذرا اس بے پناہ جذبے اور نڈرپن کو محسوس کریں۔ وہ دشمن کے سب سے خطرناک کمانڈر کو گرانے کے لیے بے تاب کھڑے تھے۔ تو اس پوری داستان سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ تجارتی راستے کے ایک عام سے تنازع نے کیسے دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اونٹ کے فضلے سے ملنے والی وہ ذہین انٹیلیجنس، عین وقت پر بدلتا ہوا موسم اور ایک نہتی فوج کا وہ ناقابل تسخیر عزم، یہ وہ تمام عناصر دے جنہوں نے اس ٹکراؤ کو تاریخ کا ایک ایسا ماسٹر سٹروک بنا دیا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے حالات کا ایک انوکھا ملاپ اور انسان کا پختہ ارادہ تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ سکتا ہے۔